कोविड-19 से देश और दुनिया में मची हुई है दहशत। इसका सीधा सीधा असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। शेयर मार्केट जहां लगातार नीचे गिर रहा है, वहीं जाहिर सी बात है कि आपकी जेब पर भी इसका अच्छा खासा असर होने वाला है। कोविड-19 की दहशत के कारण बहुत सी चीज़ें हो गई है महंगी, तो बहुत सी चीज़ों के दाम हो गए हैं बहुत सस्ते। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं महंगी और कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं सस्ती। सस्ती चीज़ों की अगर हम बात करें तो कोविड-19 के डर से लोगों ने बाहर निकलना, घूमना फिरना छोड़ दिया। जाहिर सी बात है इसका सीधा असर पड़ता है टूर एंड ट्रैवल बिजनेस पर। छोटे होटलों से लेकर 5 सितारा होटलों तक ने अपनी सभी सेवाओं के दाम कर दिए हैं काफ़ी सस्ते। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो हवाई सेवाएं लगभग 30% तक सस्ती हो चुकी हैं। महंगी चीज़ों की बात करें तो मास्क जो आज तक बाजार में 10 से 20 रुपए का मिलता था, आज उसकी कीमत हो गई है 40 से 50 रुपए। N95 की भारी डिमांड के कारण 300 से 400 रुपए में मिल रहा है। बिल्कुल वैसे ही सैनिटाइजर की कीमत में ऐसा उछाल आया है कि आज तक जहां देश की एक बहुत बड़ी आबादी सैनिटाइजर और मास्क से परिचित भी नहीं थी, वहीं सैनिटाइजर और मास्क बाजार से बिल्कुल गायब होता नजर आ रहा है। बात अगर ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम की करें तो इन दोनों ने लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दाम में कर दिया है काफ़ी इजाफा। तो बच्चों, क्या आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ होगा? इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है मांग, यानी कि डिमांड। कोविड-19 के डर से जब लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया, मास्क की कीमत बढ़ी। सैनिटाइजर का उपयोग करना शुरू किया, सैनिटाइजर की कीमत बढ़ी। क्योंकि मास्क की मांग बढ़ी इसलिए उसकी कीमत में वृद्धि हुई। क्योंकि सैनिटाइजर की मांग बढ़ी इसलिए उसकी कीमत में वृद्धि हुई। लोगों ने घूमना फिरना, नॉनवेज खाना छोड़ दिया या बिल्कुल बंद कर दिया। तो इन चीज़ों का प्रभाव जिन जिन वस्तु या सेवाओं पर पड़ा, वो चीज़ें हो गई काफ़ी सस्ती। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि मांग और कीमत में ऐसा विपरीत संबंध है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती जाती है, उसकी मांग बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, उसकी मांग कम होती जाती है। मांग और कीमत के इस पूरे नियम को हम एक तालिका के रूप में पढ़ेंगे। क्या है मांग तालिका, इसे जानने के लिए हम एक परिभाषा देखेंगे। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार एक बाजार में एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं की मांग की जाती है। जब इन्हें एक तालिका के रूप में रखा जाए तो वह मांग तालिका के रूप में जानी जाती है। मांग तालिका को हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करने के लिए 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं वो 2 भाग? व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरा है बाजार मांग तालिका। आइए हम जानते हैं कि व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है। व्यक्तिगत मांग तालिका, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तिगत मांग तालिका किसी व्यक्ति विशेष द्वारा एक निश्चित समय में बाजार में जिन जिन वस्तुओं की मांग जिस कीमत पर की जाती है, उसको जब हम तालिकाबद्ध करते हैं तो एक व्यक्तिगत मांग तालिका का निर्माण होता है। आइए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं व्यक्तिगत मांग तालिका का एक उदाहरण। व्यक्तिगत मांग तालिका में जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने माना है कि एक व्यक्ति ए है और सेब के लिए उसकी मांग कैसी है एक बाजार में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेब की कीमत जब 10 रुपए प्रति किलो थी तो उस व्यक्ति की मांग 40 किलोग्राम सेब की थी। जब सेब की कीमत 20 रुपए हो गई तो उस व्यक्ति की मांग 30 किलोग्राम हो गई। जब सेब की कीमत 30 रुपए हो गई तो उस व्यक्ति की मांग सेब के लिए 20 किलोग्राम हो गई। वैसे ही जब सेब की कीमत बढ़कर 40 रुपए हो गई तो उस व्यक्ति की मांग सेब के लिए 10 किलोग्राम हो गई। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जा रहा है
कि जैसे जैसे सेब की कीमत बढ़ती गई, उस व्यक्ति द्वारा सेब की जो मांग थी वो लगातार घटती गई। यहाँ पर हमने व्यक्तिगत मांग तालिका में मांग और कीमत के संबंध को देखा। अगर हम इस तालिका के आधार पर एक ग्राफ का निर्माण करें तो देखते हैं कि कैसे स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ हमने रेखा OX वस्तु की कीमत के लिए ली है और रेखा OY वस्तु की मांग के लिए। यहाँ हम देख रहे हैं तालिका के अनुसार जब सेब की कीमत 10 रुपए थी तो उसकी मांग 40 किलोग्राम सेब की थी। जब सेब की कीमत 20 रुपए हुई तो उसकी मांग 30 किलोग्राम हो गई। जब सेब की कीमत 30 रुपए हुई तो उसकी मांग घटकर 20 किलोग्राम हो गई। ऐसे ही जैसे जैसे सेब की कीमत बढ़ती गई उसकी मांग कम होती गई। यहाँ पर अगर हम एक वक्र का निर्माण करें तो आप देखेंगे कि बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ एक वक्र, जिसे हमने डी वक्र का नाम दिया है, ये हमको प्राप्त होता है। तो बाएं से दाएं क्योंकि वो नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र हमको मिल रहा है, ये हमको बताता है कि कीमत और मांग के बीच ऐसा ऋणात्मक संबंध है कि कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो रही है और कीमत के कम होने पर मांग बढ़ जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही हम बाजार मांग तालिका का अध्ययन भी कर सकते हैं। होता क्या है कि एक बाजार किसी एक व्यक्ति विशेष की मांग पर आधारित नहीं होता। बाजार में, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है, कि बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं। अब अगर हम बाजार मांग तालिका का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर हम 2 या 2 से अधिक क्रेताओं की बात करेंगे। एक उदाहरण के लिए हम मान लें कि एक बाजार में किसी वस्तु के 2 क्रेता हैं। इसे अगर हम तालिकाबद्ध अध्ययन करेंगे, यानी कि बाजार मांग तालिका का निर्माण करेंगे, तो आइए देखते हैं कि कैसी स्थिति प्राप्त होती है। बाजार मांग तालिका का अध्ययन हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर वस्तु के 2 क्रेता हैं, A और B। एक वस्तु हमने यहाँ पर मान लिया है सैनिटाइजर की एक बोतल है जिसकी कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है। पहले जो सैनिटाइजर की कीमत 10 रुपए थी, वहां पर A उसकी मांग 4 बोतल की करता है और B उसकी मांग 5 बोतल की करता है। जैसे ही सैनिटाइजर की कीमत 20 रुपए हो गई, A उसकी मांग 3 बोतल करता है और B उसकी मांग 4 बोतल करता है। इस तालिका में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सैनिटाइजर की कीमत बढ़ती जा रही है, A और B द्वारा उसकी की जा रही मांग घटती जा रही है। अब हम इसका चौथा कॉलम देखते हैं, जहां पर हमने बाजार की मांग को कैलकुलेट करने के लिए जो 2 क्रेता है बाजार के, कौन कौन से 2 क्रेता है, A और B, इनकी संयुक्त मांग के आधार पर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे पहले हमने देखा A की मांग 4 थी और B की मांग 5 बोतल की थी, तो पहली बाजार मांग तालिका में इसकी टोटल यूनिट आएगी मांग की 4 + 5 9। दूसरे स्टेप में हमने देखा कि A जो है उसकी डिमांड 3 बोतल सैनिटाइजर की थी और B जो है उसकी डिमांड 4 बोतल सैनिटाइजर की थी। तो यहाँ पर 4 और 3 यानी कि 7 बोतल जो है वो बाजार मांग तालिका के अनुसार उस वस्तु की उस निश्चित समय में बाजार में मांग कहलाएगी। तो इसी तरह से इस पूरी सारणी में A व्यक्ति और B व्यक्ति दोनों के द्वारा जो संयुक्त मांग की जाएगी उसका जो टोटल होगा, यानी 4th कॉलम का जो टोटल होगा, वो बाजार मांग तालिका के अनुसार वस्तु की मांग कहलाएगी। अब अगर हम इस मांग तालिका के आधार पर ग्राफ का निर्माण करें तो यहाँ पर 3 तरह के ग्राफ बनेंगे। 3 तरह के ग्राफ क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर वस्तु के 2 क्रेता हैं, एक A है, दूसरा B है और तीसरा संयुक्त मांग, यानी कि A और B की जो टोटल मांग है उसके आधार पर वो बन जाएगी संयुक्त मांग। तो सबसे पहले हम बनाएंगे A व्यक्ति की मांग का ग्राफ। A व्यक्ति की मांग का ग्राफ बनाने के लिए भी हमने 2 एक्सिस लिए हैं, OX और OY। OX पर हमने वस्तु की कीमत रखी हुई है और OY पर हमने वस्तु की मांग रखी हुई है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वस्तु यानी कि सैनिटाइजर जब उसकी कीमत 10 रुपए थी तो उसकी मांग थी 4 यूनिट। जब उसकी कीमत सैनिटाइजर की कीमत 20 रुपए हो गई तो उसकी मांग हो गई 3 यूनिट। वैसे ही जब सैनिटाइजर का मूल्य बढ़कर 30 रुपए हो गया तो उसकी मांग हो गई 2 यूनिट, और जब सैनिटाइजर का मूल्य और बढ़कर 40 रुपए हो गया तो उसकी मांग हो गई 1 यूनिट। ये दर्शा रहा है कि जैसे जैसे सैनिटाइजर का मूल्य बढ़ा उसकी मांग लगातार कम होती गई। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले ग्राफ में पढ़ा, यहाँ पर भी डी वक्र से हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये ऋणात्मक संबंध को प्रस्तुत करता है कीमत और मांग के बीच। बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ आप बी व्यक्ति के लिए भी बनाएंगे, और अगर हम सी व्यक्ति के लिए ग्राफ का निर्माण करते हैं तो उसके लिए हम हमारी पुरानी तालिका, इस तालिका में जो 4th कॉलम है उस 4th कॉलम के आधार पर हम संयुक्त मांग तालिका का निर्माण कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि मांग के प्रकार कौन कौन से हैं। मांग के 3 प्रकार हैं। पहला है कीमत मांग, दूसरा आय मांग। आय मांग को हम 2 वस्तुओं के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसमें पहली वस्तुएं हैं उत्तम क्वालिटी की वस्तुएं, जिन्हें हम उत्कृष्ट वस्तु या ब्रांडेड प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा है निकृष्ट यानी कि गिफिन वस्तुएं, जिन्हें हम नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट कहते हैं। तीसरा है आड़ी और तिरछी मांग। आड़ी और तिरछी मांग के अंतर्गत हम 2 प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, एक प्रतिस्थापन वस्तुएं और दूसरा पूरक वस्तुएं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मांग का पहला प्रकार यानी कि कीमत मांग। वास्तव में कीमत मांग ही अर्थशास्त्र में मांग की परिभाषा है। जैसे कि हमने सीधा सीधा अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि कीमत और मांग दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। अभी तक की क्लास में हमने जाना कि कैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है या कीमत घटने पर उसकी मांग कम हो जाती है। अगर हम इस कीमत मांग को एक तालिकाबद्ध करने के बाद ग्राफ का निर्माण करें तो क्योंकि हमने इसको पहले अध्ययन किया हुआ है, हम देखते हैं कि किस तरह का ग्राफ हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो अगर हम कीमत मांग की बात करें तो सिंपल सा एक ग्राफ हम देखते हैं कि OX एक अक्ष है जिस पर वस्तु की कीमत, O मांग पर वस्तु की मांग, और यहाँ पर ये जो वक्र है अभी तक की कक्षा में जैसे हमने देखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ हमको एक डी वक्र प्राप्त होता है, जो कि यह दर्शाता है कि कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। अब मांग का दूसरा प्रकार यानी कि आय मांग की हम बात करें तो क्या है आय मांग? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आय से संबंधित जो मांग होती है। किसी व्यक्ति की आय अगर बढ़ जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि किसी वस्तु विशेष की मांग बढ़ जाती है या कम हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की आय कम होने पर किसी वस्तु विशेष की मांग बढ़ती है या कम होती है। तो कैसी वस्तुएं हैं, कौन सी वस्तुएं हैं, कब उसकी मांग बढ़ेगी, कब उसकी मांग घटेगी, इसको और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम इसको 2 वस्तु के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। पहला, अगर हम उत्कृष्ट वस्तुएं यानी कि ब्रांडेड वस्तु की अगर हम बात करते हैं तो उस पर क्या असर पड़ता है किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि का। अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है, उसकी आय पहले से ज़्यादा हो जाती है, तो वो ब्रांडेड वस्तुओं को खरीदने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमने पहले भी जाना है कि प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि वो एक आरामदायक और अगर ज़रूरत है तो विलासितापूर्ण जीवन वो यापन करना चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसकी आय बढ़ेगी तो उत्कृष्ट वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि आय और मांग का जो संबंध है वो धनात्मक है।
क्योंकि आय बढ़ने के साथ साथ ब्रांडेड वस्तु की मांग भी बढ़ रही है। तो आय और ब्रांडेड वस्तु की मांग को अगर हम ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करें तो हमको एक धनात्मक संबंध वाला ग्राफ दिखाई देता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने OX पर वस्तु की मात्रा ली है, OY पर हमने आय लिया हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि जब उस व्यक्ति की आय ON थी तो वहाँ पर वो वस्तु की कितनी मात्रा की मांग करता था, OQ। लेकिन जैसे ही उसकी आय बढ़ गई, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ON1 हो गई, वैसे ही उस व्यक्ति ने इस ब्रांडेड वस्तु की मांग को बढ़ाकर कहाँ तक पहुँचा दिया, OQ1 तक पहुँचा दिया। अब यहाँ पर ये जो हमको वक्र दिखाई दे रहा है, DD वक्र जो हमको दिखाई दे रहा है, जो बिंदु P1 और P को कट करता हुआ आगे बढ़ रहा है, ये दर्शा रहा है, इसे हम कीमत मांग वक्र बोलेंगे। और ये दर्शा रहा है कि किस प्रकार ब्रांडेड वस्तुओं के लिए किसी व्यक्ति की आय और उसकी कीमत में, ब्रांडेड वस्तुओं की कीमत में किस प्रकार धनात्मक संबंध पाया जाता है। अब अगर हम बात निकृष्ट वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं जिन्हें हम नॉन ब्रांडेड वस्तुएं कहते हैं, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है वो कोशिश करता है कि वो पहले से अधिक अच्छी या पहले से अधिक ब्रांडेड वस्तुओं का उपयोग वो करे। तो यहाँ क्या होता है कि जब उसकी आय बढ़ती है तो वो निकृष्ट वस्तुओं को यूज़ करना, नॉन ब्रांडेड वस्तुओं को यूज़ करना कम कर देता है। तो यहाँ पर ऋणात्मक संबंध आ जाता है, यानी कि आय बढ़ी है लेकिन वो निकृष्ट वस्तुओं को यूज़ करना कम किया है। तो यहाँ पर ऋणात्मक संबंध देखने को मिलता है, जिसको हम एक ग्राफ से इस तरह भी समझ सकते हैं। रेखा OX पर हमने वस्तु की मात्रा यानी कि उसकी मांग की गई मात्रा ली है और रेखा OY पर हमने उस व्यक्ति की आय ली हुई है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब उस व्यक्ति की आय ON थी तो वो कितनी वस्तुओं की मांग करता था, OQ तक वो वस्तु की मांग करता था, जहाँ हमको बिंदु P मिल रहा है। जैसे ही उस व्यक्ति की आय बढ़कर ON से ON1 चली गई, वैसे ही वो उस वस्तु की मांग को कम कर देता है, यानी कि अब वो OQ वस्तु की मांग नहीं करता, अब वो OQ1 वस्तु की मांग करने लगा। तो आप ये देख रहे हैं कि उसका जो मांग का दायरा था वो घट गया। किन वस्तुओं के लिए? निकृष्ट वस्तुओं के लिए, नॉन ब्रांडेड चीज़ों के लिए। तो साधारण सी बात है कि जब उसकी आय बढ़ती है तो वो ब्रांडेड वस्तुओं को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता है। इसीलिए निकृष्ट वस्तु और व्यक्ति की आय में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अब हम बात तीसरी मांग के प्रकार यानी कि आड़ी या तिरछी मांग की करते हैं। आड़ी या तिरछी मांग इसको इसलिए भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर क्या होता है कि कीमत जो है वो किसी अन्य वस्तु की बढ़ती है और मांग जो है वो किसी अन्य वस्तु की घटती है। कीमत और मांग का बड़ा उल्टा सीधा सा संबंध होता है, इसलिए इसको आड़ी या तिरछी मांग भी कहते हैं। लेकिन जिन वस्तुओं की कीमत और मांग में ऐसा आड़ा तिरछा संबंध देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं वो आपस में एक दूसरे से गहरे रूप में संबंधित होती हैं। जैसे हम यहाँ पे दो तरह की वस्तु की बात करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक प्रतिस्थापन वस्तुएं और दूसरा पूरक वस्तुएं। अगर हम प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण देखें तो हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम एक की जगह दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, यानी कि हम दोनों में से किसी एक को यूज़ करें तो हमारी वही आवश्यकता संतुष्ट होगी जो हम चाह रहे थे। सीधा सा उदाहरण है, अगर हम चाय पीना चाह रहे हैं तो हम कॉफ़ी से भी काम चला सकते हैं। कुल मिलाकर चाय या कॉफ़ी के लिए जो हमारी इच्छा थी वो दोनों में से किसी एक से भी पूरी हो सकती है। तो चाय जो है वो कॉफ़ी को हम बोलते हैं रिप्लेस कर देती है, प्रतिस्थापित कर देती है। अब यहाँ पर हम ये उदाहरण देख सकते हैं कि चाय की कीमत अगर बढ़ जाती है, व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो कॉफ़ी की कीमत जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसीलिए लोगों को चाय पीने की इच्छा या उनकी आदत बनी रहती है। तो अगर एक कप कॉफ़ी की कीमत अगर 50 रुपये है और वहाँ पे एक कप चाय की कीमत 20 रुपये है, तो ये दोनों प्रतिस्थापित वस्तुओं में क्या करेंगे हम कि कॉफ़ी को हम छोड़कर चाय से हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, कीमत किसकी बढ़ी?
कॉफ़ी की, लेकिन मांग किसकी बढ़ी? चाय की। तो ये जो वस्तुएं हैं वो कीमत और मांग को एक दूसरे में प्रतिस्थापित करते रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं आपको व्यवहारिक जीवन में। मिठाइयों के कई प्रकार होते हैं, कुछ बहुत महंगी होती है, कुछ सस्ती। लेकिन अगर हमारी इच्छा मुंह मीठा करने की हो तो हम बहुत महंगी मिठाइयों की जगह कुछ सस्ती मिठाई, लड्डू, पेड़े, इन सब से भी मुंह मीठा कर सकते हैं। तो कैसे आपने देखा कि महंगी मिठाइयाँ जो थी, कीमत उन मिठाइयों की बढ़ रही है लेकिन मांग सस्ती मिठाइयों की हो रही है। तो एक दूसरे से बहुत सघन रूप से इनका संबंध होता है। दूसरी बात, अगर हम पूरक वस्तुएं के करें, हमने पहले भी जान लिया है कि पूरक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। दो ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे की पूरक होती हैं, यानी कि एक के बिना दूसरे का काम बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे कि कार और पेट्रोल, बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती। कार है और पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल भी यूजलेस है, और पेट्रोल नहीं है, कार है, तो कार भी यूजलेस है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो दूसरी की मांग कम हो जाती है। यानी कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो लोग कहीं ना कहीं कार खरीदने से पहले मन में ये बात ज़रूर लाएंगे कि अगर हम कार लेंगे तो हमको उसमें पेट्रोल डलाना पड़ेगा, तो हम वो कार को वहाँ पे लेना थोड़े दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं। तो हुआ क्या, कीमत पेट्रोल की बढ़ी लेकिन मांग किसकी कम हो गई? कार की। इस तरह की बहुत सी चीज़ें आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं जो वस्तुएं आपस में इतने गहराई से संबंध रखती हैं कि एक की कीमत का दूसरे की मांग पे सीधा सीधा असर पड़ता है। इसके अलावा मांग के कुछ और प्रकार भी हैं, आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें है पहला, संयुक्त मांग, यानी कि दो वस्तुओं की मांग आपस में एक दूसरे से जुड़ी हो, संयुक्त हो। इनके अंतर्गत हम देखते हैं कि अभी हमने जैसे पढ़ा कि कार और पेट्रोल दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं, किसी एक के अभाव में दूसरे का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो अगर आप कार खरीदते हैं तो पेट्रोल की जो आवश्यकता है, पेट्रोल की जो मांग है, वो अपने आप उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही अगर हम मोबाइल खरीदते हैं तो सिर्फ मोबाइल के डब्बे से या मोबाइल से आपका काम चलने वाला नहीं, आपको उसको क्या कराना पड़ेगा? रिचार्ज करवाना पड़ेगा, है ना। तो मोबाइल के लिए आपको सिम की ज़रूरत है, रिचार्ज करवाने की ज़रूरत है। तो ये दोनों मांग एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। वैसे ही दूसरा है व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग, जैसे कि मांग नाम से ही स्पष्ट है कि उत्पन्न होने वाली मांग। ऐसे सीधा सीधा देखा जाए तो व्यवहारिक जीवन में इसका संबंध श्रम से ही होता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु या सेवा की अगर मांग की जाती है तो उसका सीधा असर प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन पर पड़ता है, और उत्पादन के लिए ज़रूरत होती है श्रम की, तो वहाँ पे अपने आप ही श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है। वैसे ही तीसरा है सामूहिक मांग, यानी कि एक साथ उत्पन्न होने वाली मांग। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन रक्षक हैं, यानी जिन्हें हम बोलते हैं जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ये वस्तुएं ऐसे हैं जिनकी मांग सामूहिक रूप से की जाती है, चाहे वो उच्च स्तर का व्यक्ति हो, मध्यम स्तर का हो या निम्न स्तर का। तीनों व्यक्तियों के लिए जो रोटी, कपड़ा और मकान यानी कि जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जिनको हम अनिवार्य आवश्यकता की श्रेणी में रखते हैं, उनकी मांग सभी स्तर के लिए सामूहिक रूप से पर्याप्त मात्रा में की जाती है। तो ये थे मांग के प्रकार। अब आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो मांग को प्रभावित कर सकते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में सबसे पहला है वस्तु की कीमत, जिसको कि हम अभी तक की कक्षा में पढ़ते आए हैं। कीमत प्रत्यक्ष असर डालती है मांग पे। वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है, वस्तु की कीमत अगर घट जाती है तो मांग बढ़ जाती है। दूसरा तत्व है मौसम या जलवायु। आपने देखा होगा कि ठंडे प्रदेशों में, जहाँ की जलवायु बहुत ठंडी है, वहाँ लोग गर्म चीज़ों का प्रयोग करते हैं। खाने में या पहनने में उन्हीं चीज़ों का प्रयोग वो करते हैं जिनसे उनको ठंडक से राहत मिल सके। जैसे हिमाचल के क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि ठंडी की वजह से वहाँ लोग गर्म कपड़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो जलवायु के हिसाब से किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताएं या
उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली मांग निर्धारित होती है। वैसे ही मौसम के अनुकूल मांग में परिवर्तन होता रहता है। जैसे बारिश के दिनों में रेनकोट या छाते की मांग बढ़ जाती है। ठंड के दिनों में हम देखते हैं कि ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों में ठंडा रखने वाली चीज़ें जैसे कि एसी, कूलर, इनकी मांग बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं मांग जो है वो सीधे सीधे जलवायु या मौसम से भी प्रभावित होती है। उसके बाद है धन का वितरण। समाज में धन का वितरण असमान है। यही कारण है कि व्यक्ति को हम निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी या उच्च श्रेणी में बांट देते हैं। अभी हमने पढ़ा कि दो तरह की वस्तुओं का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। नॉन ब्रांडेड चीज़ें होती हैं कुछ, और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम ब्रांडेड वस्तुएं कहते हैं। तो प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं प्रत्येक प्रकार की श्रेणी के मनुष्यों के लिए अलग अलग तरह से मांगी जाती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम विलासिता के अंतर्गत रखते हैं, जैसे एसी, लग्जरी कार, बड़े बंगले। तो विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग वो लोग करते हैं जिनकी आय बहुत ज़्यादा होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत आवश्यक है, यानी जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, जैसे कि मैंने बताया, बहुत आवश्यक है। तो जो निम्न वर्ग है या मध्यम वर्ग है वो कोशिश करते हैं कि कम से कम उनकी आवश्यकता तो पूरी हो सके। मध्यम वर्ग हमेशा ये प्रयास में रहता है कि कम से कम वो एक आरामदायक स्थिति को प्राप्त कर सके। तो व्यक्तियों की स्थिति के अनुसार उनकी मांगें भी बदलती रहती हैं। उसके बाद है उपभोक्ता की आय। अभी हमने देखा आय मांग का एक प्रकार है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है उसके द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होते रहता है, और ये परिवर्तन ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों प्रकार की वस्तुओं से प्रभावित होता है। अगला अगर हम देखते हैं तो भविष्य में अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन की कोई आशंका है तो वहाँ पर उस वस्तु की मांग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं व्यवहारिक जीवन में आपसे बात करती हूँ कि सब्जी भाजी की हमको ज़रूरत पड़ती है, अगर हमको कहीं से पता चल जाए कि टमाटर का रेट आने वाले दिन में, क्योंकि बारिश हो गई और कोई आपदा आ गई, टमाटर का रेट बढ़ने वाला है, 100-150 रुपये होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हम बहुत सारा टमाटर खरीद के रख लेते हैं। आलू प्याज की कीमतों में जब हमको पता चलता है कि बढ़ने वाला है, तो क्योंकि वो स्टोर करके रखने वाली भी चीज़ें हैं, तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी मांग करने लगते हैं। तो भविष्य में कीमत परिवर्तन भी कहीं ना कहीं मांग को प्रभावित करता है। उसके बाद है उपभोक्ता की रुचि। क्या होता है कि जिस वस्तु में उपभोक्ता की रुचि है या वो फैशन के कारण उसको पसंद है, उसको चाहिए, तो कई बार वो अपनी कम आय में भी उसको अपनी उस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करता है।